Hello dear friends, welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear legal aspirants, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 और आज हम इसमें लेक्चर 9 और लास्ट चैप्टर 9 को डील करने वाले हैं। टोटल 9 लेक्चर्स में कंप्लीट एक्ट फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 46, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 9, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 9, कंप्लीट एक्ट कवर हो जाता है इसमें। अगर पहले वाले लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे जाकर आप इन सबको देख सकते हैं। इससे पहले कि आज की वीडियो के साथ हम आगे बढ़े, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एमके लीगल शिक्षा अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले जो दूसरे माइनर लॉज के वीडियोज है, इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स है, वो आप तक समय पर पहुंच सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम डील कर रहे थे पोक्सो में 2012 की कितने सेक्शंस हैं। हमने बात की कि इसके अंदर टोटल आपके 9 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सबसे पहले हमने बात की शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड की सेक्शन 1 से 2 तक। उसके बाद चैप्टर 2 में हमने ऑफेंसेस की बात की कि सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या होंगे 3 से लेके 12 तक। चैप्टर 3 में पोर्नोग्राफी में अगर कोई बच्चे का यूज करता है, उससे कोई ऐसी मूवीज बनाता है, ऐसी मैगजीन्स प्रिंट करता है, उनको स्टोर करता है, तो 13 से लेकर के 15 तक आपने वो चीजें यहां पे कवर की। उसके बाद जब आप भाई ऑफेंस हुआ है तो उसका अबेटमेंट हुआ होगा, उसका अटेम्प्ट हुआ होगा, तो 16 to 18 आपने चैप्टर 4 में अटेम्प्ट और अबेटमेंट की बात की। वही चैप्टर 5 डील करता है कि केस की रिपोर्टिंग कैसे होगी, फ्रॉम सेक्शन 19 to 23 की किस तरह से मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, क्या प्रोसीजर होगा। और अब आती है ड्यूटी किसकी, पुलिस और मैजिस्ट्रेट की, कोर्ट की ड्यूटी कि बच्चे की स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी 24 से लेकर 27 तक। फिर इसके लिए स्पेशल कोर्ट अपॉइंट कर दी जाती है, कहां से कहां 28 to 32। एंड देन लास्ट 8 चैप्टर में बताया गया ट्रायल का प्रोसीजर 33 से लेकर के 38 तक। और लास्ट हमारा चैप्टर बच गया था जिसमें मिसलेनियस प्रोविजन दिए गए हैं। सारे प्रोविजन यहां तक कवर हो जाते हैं, लेकिन जो चैप्टर 9 है वो आपका लास्ट है मिसलेनियस प्रोविजंस का, 39 से लेकर 46 तक। ठीक है, टोटल 8 सेक्शन इसके अंदर दिए गए हैं जहां पे आपके मिसलेनियस प्रोविजंस दिए गए हैं इन सब बाकी प्रोविजंस के साथ में। देखिए पॉक्सो में आपने कहा कि ऑफेंस को डिवाइड किया गया है 2 तरह से, एक आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस है और एक आपका चाइल्ड को यूज करता है किस चीज में, पोर्नोग्राफी में। ये हमने अभी तक पढ़ा। ये आपका चैप्टर 2 डील करता है, ये चैप्टर 3 डील करता है। सो चैप्टर 9 देखिए मिसलेनियस प्रोविजंस को बताता है। मिसलेनियस प्रोविजंस कहां से कहां, 39 से 46 तक। जैसे कि गाइडलाइंस फॉर द चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स, राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक द असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर, यानी कि लीगल एड की यहां पे बात कर रहा है। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 से 13 तक, भाई बच्चे का अगर मेडिकल हो रहा है तो 3 से 13 में जो हमने बताया, क्या क्या बताया 3 से 13 में हमने, कई सारी चीजें वहां पे आती हैं। 3 में आता है आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 5 में आता है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 7 बात करता है सेक्सुअल असॉल्ट की, 9 एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, 11 सेक्सुअल हरासमेंट एंड 13 यूज ऑफ चाइल्ड इन पोर्नोग्राफी। ठीक है, तो कुछ ऐसे केसेस जहां पे ये अप्लाई नहीं होगा, वो कहां बताया गया, सेक्शन 41 में बताया गया है। 42 अल्टरनेटिव पनिशमेंट की बात करता है। 42A एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, बाकी लॉज पे क्या इफेक्ट होगा, कौन सुपरसीड करेगा, कौन से लॉ प्रिवेल करेगा, ये 42A ने आपको बताया। पब्लिक अवेयरनेस, किसकी ड्यूटी है पब्लिक में अवेयरनेस लाना। मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, ये किसको काम दिया गया है। पावर टू मेक द, हु कैन मेक पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, एंड पावर टू रिमूव द डिफिकल्टीज, ये आपके मिसलेनियस प्रोविजन है। इनको हम डील करेंगे एक एक करके, जिससे चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये लास्ट आपका जो है चैप्टर है, इसके बाद एक क्विक रिवीजन का वीडियो जरूर बनाएंगे हम, जिसमें हम पूरे एक्ट को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आते हैं 39 पे, गाइडलाइंस फॉर द चाइल्ड टू टेक द एक्सपर्ट। देखिए जब हमने, आपको याद हो तो सेक्शन 26 में हमने एक चीज पढ़ी थी क्लोज 3 में,
जहां पे एडिशनल इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि बच्चे की जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है 24 में कौन करता है, आईओ। आईओ कौन होनी चाहिए, कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए, आपकी सब इंस्पेक्टर रैंक होनी चाहिए। 25 में 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट, यानी कि मैजिस्ट्रेट विल टेक द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड, वो नोट करता है। 164 के बयान वहां जुडिशियल जो स्टेटमेंट उसकी ली जाती है वहां पे आप जब उसके साथ में 26 में उसके कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस बताई गई है, जहां पे 26 का 3 कहता है सेम चीज, ठीक है, जो आपका 39 कह रहा है। ये कह रहा है सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मेन दिस बिहाफ बाय स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहली बात तो कौन रूल बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। रूल क्यों बना सकते हैं, देखिए इसके लिए भी आप जाएंगे तो बेयर एक्ट के अलावा, आपका बेयर एक्ट खत्म होने के बाद अगर आपके सिलेबस में नहीं आता लेकिन फिर भी आपको पढ़ना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस रूल्स है 2020 के, एक्ट है 2012 बट रूल्स है 2020 के, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। सेल प्रिपेयर द गाइडलाइंस, तो हु विल प्रिपेयर द गाइडलाइंस, एक एमसीक्यू यहां से होगा, स्टेट गवर्नमेंट विल प्रिपेयर। क्या करेगी इसमें, फॉर यूज ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ के बारे में, प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, सोशल वर्क, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू बी एसोसिएटेड विद प्री ट्रायल एंड ट्रायल टू असिस्ट दिस चाइल्ड, ठीक है। क्योंकि हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने 33 की बात की थी कि वहां पे आपका क्या होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए कोर्ट। सेक्शन 33 में सब सेक्शन 4 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 40, यहां हम बात करते हैं लीगल एड की। सीआरपीसी में जब आप पढ़ते हैं तो वहां भी लीगल एड की बात आती है, ठीक है। तो लीगल एड मींस जब 301 ऑफ सीआरपीसी पढ़ेंगे तो वहां कहा गया है कि भाई लीगल एड एक्यूज के पास अगर या विक्टिम के पास अपना वकील नहीं है तो उसे कोर्ट वकील प्रोवाइड कराएगा। तो सब्जेक्ट टू प्रोवाइजो टू, किसके ऊपर प्रोवाइजो पे, सेक्शन 301 ऑफ सीआरपीसी, द फैमिली और गार्जियन ऑफ द चाइल्ड शैल इंटाइटल्ड टू द असिस्टेंस ऑफ लीगल काउंसिल ऑफ देयर ओन चॉइस। यानी कि देखिए ये क्रिमिनल ऑफेंस है, पोक्सो इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, तो इसमें आपका स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु इज डिप्यूटेड अंडर सेक्शन 32 हैविंग मिनिमम 7 ईयर प्रैक्टिस। तो यहां पे क्या किया जाएगा, उसके साथ साथ अपना खुद का वकील भी हायर कर सकते हैं। हालांकि वो जो है डायरेक्ट यहां पे अपना एविडेंस नहीं दे सकता है, वो जो भी काम करेगा थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मर्जी के बिना वो स्टेटमेंट एविडेंस नहीं दे सकता है, अपना पक्ष नहीं रख सकता है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इफ द फैमिली और गार्जियन ऑफ चाइल्ड इज अनेबल टू अफोर्ड अ लीगल काउंसिल, लीगल सर्विस अथॉरिटी शैल प्रोवाइड ए लॉयर टू देम। तो कौन प्रोवाइड कराएगा, लीगल सर्विस अथॉरिटी, एंड दिस सेक्शन मस्ट बी रीड विद सेक्शन 301 ऑफ सीआरपीसी, यानी अपनी चॉइस का भी वो काउंसिल हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 41, प्रोविजन टू सेक्शन 3 to 13 नॉट अप्लाइड इन सर्टेन केसेस। देखिए क्या होता है, 3 से 13 तक आपने पढ़ा कि ऑफेंसेस क्या क्या है। अब कई बार क्या होता है कि जब मेडिकल एग्जामिनेशन होता है या मेडिकल ट्रीटमेंट होता है तो भाई उस केस में लागू नहीं होंगे, ठीक है। भाई इसमें होता क्या है, जब चाइल्ड किया जाता है तो कंसेंट ली जाती है। कंसेंट किसकी, या इधर पेरेंट्स या फिर जो उसका गार्जियन होगा। तो अगर बच्चे का मेडिकल एग्जाम हो रहा है या उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स और द गार्जियन, तो वहां पे सेक्शन 3 से 13 तक के चीजें लागू नहीं होंगी। आपको ध्यान आ रहा है, सेम चीज आपने आईपीसी में सेक्शन 375 में एक्सेप्शन 1 भी सेम इसी तरह की बात करता है। सो आल्सो रीड दिस विद द सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी आल्सो। फिर आता है 42 एक अल्टरनेटिव पनिशमेंट है 2019 में, इस पूरे के पूरे उसको 2013 में जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ था निर्भया केस के बाद, वहां पे इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया था। पूरा का ये एक एमसीक्यू बनता है इंपॉर्टेंट कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो रिपील कर दिया गया, पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया इन 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट।
या सेक्शन 42 किस समय क्रिमिनल अमेंडमेंट में पूरी तरह से चेंज किया गया। तो 2013 का जो क्रिमिनल अमेंडमेंट था वहां पे इसको पूरी तरह से वो कर दिया गया था। ये क्या बात करता है, ये अल्टरनेटिव पनिशमेंट की बात करता है। जब कोई भी एक्ट और ओमिशन, दो चीजें होती हैं, एक्ट एंड ओमिशन। एक्ट होता है जब आपको ऐसा काम कर देते हैं, और ओमिशन जब किसी को कोई ऐसा लीगल जो वो बाउंड बाय लॉ है करने के लिए, लेकिन वो करने नहीं दिया जाता है। तो दोनों चीजें अपराध की श्रेणी में आती हैं। वो पनिशेबल होगा। मान लीजिए कोई एक एक्ट है, ऐसा अपराध आपने कर दिया जो 3, 5, 7, 9, 11 और 13 इन सेक्शंस को बार बार रिपीट करना, यही ऑफेंस है, इनके तहत वो अपराध है। ठीक है, और वो क्या है कि उससे हम जब जाएंगे तो अपने आईपीसी के अंदर 166A, 354A, 354B, 354C, 354D, 370, 370A, 375, 376 and 376A, AB, B, C, D, DA, DB और E, और इसके साथ साथ में आईपीसी सेक्शन 509, ये सारे 376 के हैं। ठीक है, रेप वाले आपकी जितने भी ऑफेंसेस हैं उन सब की ये बात कह रहा है। ये सारे के सारे जो है ये सेक्शंस मैं किसके बता रहा हूं आपको, इंडियन पीनल कोड के बता रहा हूं। दो तरह की चीजें हैं यहां पे। ठीक है, इंडियन पीनल कोड के सारे ये अपराध, प्लस में इसके साथ आईटी एक्ट के तहत सेक्शन 67B ऑफ आईटी एक्ट, वहां पे किसी बच्चे के इस तरह की आपत्तिजनक चीजों को ऑनलाइन अगर कोई पब्लिश कर देता है, उसमें अगर वो अपराध किया गया है, ठीक है, चाहे आईपीसी या फिर आईटी एक्ट में कुछ भी दे रखा हो, अगर ऑफेंडर गिल्टी होता है, ठीक है। अब देखिए अल्टरनेटिव पनिशमेंट बहुत समझने की चीज है। अभी सेक्शंस आपने नोट कर लिए होंगे, इनको मेरेज कर देते हैं कि एक अपराध आईपीसी में हुआ है, एक अपराध आपका आईटी एक्ट में हुआ है, और पोक्सो में 2012, वो अपराध तीनों की श्रेणी में आता है। ठीक है, मतलब अगर 375 में कोई ऐसा ऑफेंस है जो पोक्सो में भी आता है, 375 में भी आता है। सेक्शन 13 आपने पढ़ा यूज ऑफ पोर्नोग्राफी में, अब आईटी एक्ट में भी वो आता है 14 और 15 के तहत, यहां भी आता है। तो किस कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी, इसीलिए इसमें अल्टरनेटिव पनिशमेंट का ऑप्शन दिया गया। मान लीजिए पोक्सो में सजा, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 10 साल की है, वही आईपीसी में उसकी सजा जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट है। तो जो ग्रेटर होगी, जो ग्रेटर पनिशमेंट होगी वो मिलेगी। ड्यूरिंग ट्रायल जो पनिशमेंट ज्यादा होगी, अपराध क्या है कि उसके जो अपराध के एलिमेंट्स है वो आईपीसी भी फुलफिल कर रहा है, आपका पोक्सो भी कर रहा है, तो जहां पे ज्यादा सजा है वहां उसको सजा दी जाएगी, ये आपका सेक्शन कह रहा है। ठीक है, जो ग्रेटर इन डिग्री में है वो पनिशमेंट दी जाएगी। ये अमेंडमेंट 2013 के क्रिमिनल अमेंडमेंट में आया था। ठीक है, अब चलते हैं 42A के ऊपर। 42A जो है ये आपका इंसर्ट किया गया 2019 में, 2019 में 42 किया गया 2013 में। 42A एक्ट नॉट इन डेरोगेशन विद एनी लॉ, ये क्या है, देखिए क्या कहना चाह रहा है यहां पे, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू, नॉट इन डेरोगेशन टू द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। भैया पोक्सो के जो प्रोविजन है वो इन एडिशन है। ठीक है, उनको आप ये नहीं कह सकते कि दूसरे पोक्सो में ऐसा देते तो दूसरे का वहां हट जाएगा। ठीक है, अब एक ही चीज याद रखनी है कि पोक्सो के पास ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, पोक्सो विल प्रीवेल ओवर अदर लॉज। दूसरे कानून पे पोक्सो ओवर राइड करेगा, प्रीवेल करेगा। अंडरस्टूड, यही चीज आपको ध्यान देना, जितना इनकंसिस्टेंट है उतना पार्ट पोक्सो का प्रीवेल करेगा, ना कि अदर लॉ का। एमसीक्यू साइड से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 42 कब आया था, 2019 में। 43 कहता है पब्लिक अवेयरनेस। अब पब्लिक अवेयरनेस दोनों करेंगे, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी
और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी। दोनों के दोनों जो है पब्लिसिटी करेंगे। कैसे पब्लिसिटी करेंगे? लोगों को पता होना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे? पब्लिसिटी मीडिया के थ्रू करेंगे, जिसमें टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया। ठीक है भाई, जनरली आपने देखा होगा बहुत बार टीवी पे ऐड आती है इस टाइप की, गुड टच, बैड टच, इस टाइप की बहुत सारी चीजें आती हैं। और इसमें क्या है, जो आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने बंदों की, जो भाई पुलिस ऑफिसर इसमें इंक्लूड होंगे, कंसर्न पर्सन जो है इन चीजों से जुड़े, स्पेशल कोर्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं, जुवेनाइल जस्टिस, आपका जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो है उसको जो लोग हैं, इन सबको टाइम टू टाइम क्या देगा? पीरियोडिकल ट्रेनिंग मिलेगी। अब ये पीरियड कितना होगा ये यहां डिस्क्लोज नहीं किया गया। स्टेट गवर्नमेंट विल मेक दिस रूल और द सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक दिस, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस दोनों लोग करेंगे, ये याद रखिएगा। और पीरियोडिकल ट्रेनिंग देंगे, ये एमसीक्यू पहले पूछा जा चुका है, सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट आता है 44, मॉनिटरिंग ऑफ द एक्ट। भाई एक्ट काम हो रहा है कि नहीं हो रहा ये कौन बताएगा? इसके लिए देखिए आपको जाना पड़ेगा कहां पे, एक आपका नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड्स राइट। भाई बच्चों के अधिकारों के लिए ना एक नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन बनाया जाता है। ये हमने कहां पढ़ा था? देखिए एक नेशनल कमीशन होता है, इसी में एक स्टेट कमीशन भी होता है। ठीक है, एक स्टेट कमीशन भी होता है। जो नेशनल कमीशन है ये आपका सेक्शन 3 बताता है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, कौन सा है? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट आया था 2005 का, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, उसके धारा 3 सेक्शन 3 के तहत यह बनाया जाता है। और स्टेट वाला किसमें बनता है? इसी एक्ट का सेक्शन 17 जो है वो स्टेट कमीशन अपॉइंट करता है। अंडरस्टूड? तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। अब पॉक्सो का सेक्शन 44 ये कह रहा है कि वो जो दिया गया वो तो इनका काम है ही, उसके अलावा एडिशनल इनका काम है क्या? कि पॉक्सो का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन दोनों को देखना है। The national commissioner, as the case may be the state commission referred in subsection 1 shall, while inquiring into any matter to any offence under this act, have the same power। कैसे? उसकी वही पावर्स होंगी, पोक्सो में भी इन दोनों कमीशन की जो पावर्स है वो सेम रहेंगी, एज गुड एज उनकी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड रेगुलेशन एक्ट 2005 में थी। यानी कि दोनों में उसकी पावर्स सेम रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये आपका इसमें एक चीज और इसने बता दी है कि नेशनल कमीशन और द स्टेट कमीशन जो भी है वो ऐसी एक्टिविटीज में इंक्लूड होती है जो सेक्शन 16 में बताई गई है। वहां पे एनुअल रिपोर्ट उसको पार्लियामेंट में सबमिट करनी होती है। ये हमने प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट एक्ट में देखा था। अंडरस्टूड? तो आपको यहां पे 44 कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में कि कौन इंप्लीमेंट करता है। तो आप बोलोगे कि जी मॉनिटरिंग कौन करता है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट एंड स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ओके, देन 45 पावर टू मेक रूल, हु कैन मेक द रूल्स। तो यहां पे एक याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रूल। कैसे बनाएगी भाई? ऑब्वियसली वो हमेशा ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगी बाय नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये आप इसका एक बार 45 को आगे से देख लेना, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू में इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें बहुत डिटेल में आप जाने की जरूरत नहीं है। अब 46 कहता है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। अगर कोई भी डिफिकल्टी आ जाती है कि मान लो भाई जब हम कोई एक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किसको? पोक्सो को, वहां एक डिफिकल्टी आ गई, उस डिफिकल्टी को कैसे रिमूव करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कैसे डिफिकल्टी आ गई? कोई दूसरा कानून, दूसरा नियम ऐसा जो पोक्सो के उस चीज को इंप्लीमेंट होने से मना करता है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी, ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में, और वो ऐसे प्रोविजन बनाएगी जो इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे। अंडरस्टूड? लेकिन इसमें एक चीज है बड़ा इंपॉर्टेंट, 46 का प्रोविजन याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाएगा इसके 2 साल, यानी 2 साल कब से? 14 नवंबर 2012
से लेकर के 13 नवंबर 2014 इसी के बीच में वो आदेश दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। 2 साल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, ठीक है। और पार्लियामेंट में अगर ऐसा कोई आदेश दिया जाता है तो उसे पार्लियामेंट में रखा जाएगा। यहां पे आपका ये कंप्लीट एक्ट खत्म हो जाता है। आज हमने पोक्सो 2012 बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, ओके। इसमें बस एक स्केड्यूल को याद रखिएगा। स्केड्यूल क्या है कि जब 21C में हमने पढ़ा था, ये किसको डिफाइन करता है, आपके आर्म फोर्सेस को। तो आर्म फोर्सेस क्या क्या होंगी ये स्केड्यूल 1 में दे रखा है, इतना याद रखिएगा बस, जिसमें कि A to R तक बता रखे सारी, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आप सबको पता ही है। जितने भी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस है, वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड होती हैं। तो यहां पे आपका पोक्सो कंप्लीट हो जाता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका एक क्विक रिवीजन का और एक इसके MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे उसके साथ ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज मुझे मेल करें। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वहां मिलती है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, एक लाइक प्रेस करने में तो ज्यादा कुछ नहीं लगता है। अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लगा है तो एक हल्का सा टच, दिन में 1000 बार तुम फोन टच करते ही है, एक लाइक को भी टच कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि सच में ये बेनिफिशियल है एग्जाम्स के लिए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और साथ ही मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, पूरी सीरीज पोक्सो की, और इसके बाद हमें कौन सी सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए। आई विल इंश्योर कि हम उसे कंप्लीट करेंगे जैसे हमने पोक्सो को कंप्लीट किया है। सो आई विल वेट फॉर योर द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्विक रिवीजन एंड MCQ प्रैक्टिस ऑफ द पोक्सो एक्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।